सो गाइस, वर्क स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक गैस लॉज के बारे में हम देखेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 के बारे में देखेंगे। गैस लॉ, PV इज इक्वल टू mRT, याद है ना? प्रेशर, वॉल्यूम, मास, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। क्लियर है? इसमें 3 था। जनरली हम इन तीनों पे डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं क्योंकि टॉपिक में हमारा कोई और है। ये जस्ट स्टार्टिंग है, इसलिए मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं यहाँ पे आपको। बॉयज लॉ सबसे पहला था। P और V के बीच का रिलेशन क्या है? इनवर्सली है। फिर आता है बॉयज लॉ के बाद चार्ल्स लॉ, V और T का रिलेशन डायरेक्टली है। फॉर्मूले में देखो, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ। P का T का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली है। तो ये 3 आपको माइंड में रखना है वर्ड्स के साथ। बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ। बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ। P का V से रिलेशन, V का T से रिलेशन, P का T से रिलेशन। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? ये एक सिस्टम है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। बताओ ये किस लॉ ने कहा था? तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर, पहले बात तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन यहाँ पे है। क्लियर है? यही हमारा बॉयज लॉ का ऑप्शन आएगा, उसमें टिक मार देना है, काम खत्म आपका। तो ऐसे बनते हैं, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो वर्क स्टार्ट करने हम जा रहे हैं, वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, और थर्मोडायनेमिक बाउंड्री क्या होता है। यहीं से शुरू होगा ना ये सब चीजें। सब वर्क के अंदर ही हम ये सब चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, क्वेश्चंस जब आए ना तो आप रिलेट कर पाओ कि भाई ये सब चीजें वर्क सेक्शन में थी, ये सब चीजें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सेक्शन में थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सको। सिस्टम क्या है ये सब बताने की आपको जरूरत उतना बताना नहीं चाहिए क्योंकि बेसिक्स हैं, आपको पता ही होगा। बट यहाँ पे मैं जिस तरीके से लेक्चर बना रहा हूँ मैं चाहूंगा कवर करना। सिस्टम क्या होता है? कोई भी बाउंड्री बना दो, उस बाउंड्री के अंदर वाले पार्ट को सिस्टम कहते हैं और इस बाउंड्री के बाहर वाले पार्ट को हम सराउंडिंग कहते हैं। क्लियर है? और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है ये, इसको ही हम कहते हैं बाउंड्री। क्लियर है? अब डेफिनेशन में कैसे करना है भाई, टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है? डेफिनेशन नहीं बताना है यहाँ पे। बाउंड्री बनाओ, बाउंड्री के अंदर वाले पार्ट सिस्टम, बाहर वाला पार्ट सराउंडिंग, और उन दोनों को जो सेपरेट करता है उसी को तो हम बाउंड्री कहते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक ये तीनों चीज क्लियर हो गया होगा। बाउंड्री, बाउंड्री भी 2 टाइप का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम बाउंड्री और दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है, ओपन सिस्टम और क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम की बात किया जाए तो कुछ नहीं, ओपन सिस्टम को हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम, जैसे ऐसे कोई पाइप है, इस पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है। क्लियर है? वाटर फ्लो हो रहा है ऐसा। हमें अगर मुझे यहाँ इसकी बारे में बात करनी है तो यहाँ पे हम एक ऐसा इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, इमेजिनरी लाइन बनाते हैं ताकि हम इसकी रिसर्च कर सकें। ये हमने क्या बनाया? एक कंट्रोल वॉल्यूम बना दिया। क्लियर है? तो इसको कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद क्लोज्ड सिस्टम में जाहिर सी बात है, अब देखो ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम नाम से भी जानते हैं, और फ्लो प्रोसेस एक होता है, नॉन फ्लो प्रोसेस और फ्लो प्रोसेस। इसको हम फ्लो, क्योंकि इसमें फ्लो हो रहा है, फ्लो प्रोसेस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? क्लोज सिस्टम को हम लोग नॉन फ्लो बोलते हैं, भाई किसी चीज की फ्लो ही नहीं होगी, नॉन फ्लो प्रोसेस, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में भी 2 टाइप का होता है, एक रिजिड होता है, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड के क्या होगा? रिजिड क्लोज सिस्टम क्या है? एक कंटेनर, ये लो कंटेनर बना दिया, इसमें अंदर कुछ एयर है या कोई भी गैसेस है, तो वो ना उसकी वॉल्यूम चेंज हो सकती है ना उसका प्रेशर चेंज हो सकता है। ठीक है, वो एक कंटेनर, उसकी बाउंड्री फिक्स है, इज कॉल्ड रिजिड। बाउंड्री फिक्स है इसका, इसलिए इसको हम कह रहे हैं रिजिड क्लोज्ड बाउंड्री। ठीक है, अब पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल ले लें, पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल ले लेंगे। ये पिस्टन है, क्लियर है? यहाँ पे एयर है,
थोड़ी देर बाद आपने पिस्टन पे प्रेशर या फोर्स लगाया तो पिस्टन यहाँ चला गया। पहले बाउंड्री ये थी, अब बाउंड्री हो गई ये छोटी वाली, बाउंड्री चेंज हो रहा है बट है तो एक क्लोज्ड ही ना, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, बाउंड्री कैन चेंज। क्लियर है? इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री। क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए ये चीज पढ़ा रहा हूँ। जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, क्वेश्चन बनते हैं उनसे। क्लियर है? और जिस पे नहीं बनेंगे मैं बता दूंगा आपको कि भाई नहीं, इतना जो पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री दो टाइप का, ओपन क्लोज्ड में रिजिड फ्लेक्सिबल, ओपन को फ्लो प्रोसेस कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं, क्लोज्ड है मतलब कोई फ्लो नहीं होगा तो नॉन फ्लो प्रोसेस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सिस्टम के बारे में देख ले। हमने इसके बाद बाउंड्री के बारे में देख लिया। सराउंडिंग क्या है? यूनिवर्स तो सराउंडिंग ही तो है हमारा, अर्थ के बाहर वाला पार्ट सराउंडिंग और आपके रूम के बाहर वाला पार्ट सराउंडिंग। क्लियर है? तो सिस्टम तीन टाइप का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है? यही है ना सिस्टम, तीन टाइप का सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे मास और एनर्जी का दो बॉक्स बनाऊं, मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर का दो बॉक्स बनाऊं, तो ओपन सिस्टम में मास भी क्योंकि खुला है ना, चाय का कप खुला है, मास भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है। क्लोज सिस्टम की बात करें तो भाई क्लोज है तो मास तो ट्रांसफर होगा नहीं, ठीक है, मास तो ट्रांसफर होगा नहीं बट एनर्जी आसपास से तो निकलेगी। क्लियर है? आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो वो तो पूरा आइसोलेट कर दिए हैं हम लोग, क्लोज्ड भी है आइसोलेट भी है, तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, क्लोज है तो मास ट्रांसफर नहीं होगा। तो ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का बहुत अच्छा एग्जांपल हम कहते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है हमारा आइसोलेटेड है। क्लियर है? क्योंकि ओजोन लेयर ये सब लेयर इतने सारे हैं, यूनिवर्स वाला अपने अर्थ का मेन पार्ट हो गया ये भी। ठीक है? तो ये था सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अगला है हमारा माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक और मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब हम माइक्रो मॉलिक्यूल लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे हम अगर थर्मोडायनेमिक की स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक की स्टडी करते हैं उसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। और एवरेज लेवल पे जो स्टडी करते हैं, एवरेज लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, मतलब जैसे बता रहा हूँ ये सिस्टम है, इसमें खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक लेवल पे अगर इसकी स्टडी करनी है तो आपको क्या करना होगा, हर एक मॉलिक्यूल्स को टच करना होगा मतलब सबके बारे में पता करना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट होता है, काफी ज्यादा टाइम लेता है ना। और मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक जो होता है, अगर सिस्टम में खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, किसी भी एवरेज तीन को उठाओ, कैलकुलेट करो, कह दो कि भाई पूरी सिस्टम भी वैसी होगी। टाइम कम लगता है इसमें, टाइम कम लगता है, इसीलिए इस सिस्टम को हम इसको क्लासिकल थर्मोडायनेमिक भी कहते हैं, जो आप कब पढ़ते हो 8, 9, 10 में पढ़ते हो। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जब आ जाओगे थर्मोडायनेमिक में, 12th में एक टॉपिक है, उसके बाद इंजीनियरिंग में पूरी टॉपिक आती है, इसको स्टैटिस्टिकल कहते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक। क्यों भाई? स्टैटिस्टिकल डाटा बनेगा ना, एक एक मॉलिक्यूल्स की करोगे, सिस्टम में कितनी मॉलिक्यूल्स होंगे, कितनी स्टैटिस्टिकल टेबल बनेगी आपकी, ठीक है, इसलिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक कहते हैं। टाइम ज्यादा लगता है। क्लियर है? मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी करना पड़ता है। माइक्रोस्कोपिक में मैक्रो, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, इसी के अंदर अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक क्या है। थर्मोडायनेमिक क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखे तो थर्मोडायनेमिक इज अ स्टडी ऑफ टेम्परेचर की स्टडी करना एंड इससे होने वाली इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ दैट हीट ट्रांसफर या टेम्परेचर ट्रांसफर या इफेक्ट ऑफ दैट ट्रांसफर। तो थर्मोडायनेमिक क्या है? थर्मोडायनेमिक में हम टेम्परेचर की स्टडी करते हैं और जनरली एनर्जी ट्रांसफर की स्टडी करते हैं, टेम्परेचर की स्टडी और बोला जाए तो एनर्जी ट्रांसफर की स्टडी करते हैं और उसके इफेक्ट को भी देखते हैं कि भाई किस तरीके से हमारा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा थर्मोडायनेमिक। क्या करता है थर्मोडायनेमिक? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को, ठीक है, जिसको कहते हैं हीट, उसको डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ
एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं पावर। वही बात हुआ, इंजन है, हीट दिए, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ हीट दिए, ऑर्गेनाइज्ड में वर्क नहीं मिला हमको। यही है हमारा मेन थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कुछ छूट नहीं रहा है, ऐसा मत सोचिए कि आपको डीप में आपको तो बेसिक्स लेवल से ही पढ़ा रहे हैं, क्लियर है। ये सब पॉइंट के बाद ही आगे जो पॉइंट आएंगे। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, अगर किसी भी सिस्टम को अगर कह रहे हो कि ये सिस्टम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है, वो मैकेनिकली इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मैकेनिकली इक्विलिब्रियम है और थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, केमिकली भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अगर किसी सिस्टम को आप इक्विलिब्रियम कह रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, वो सिस्टम मैकेनिकली भी इक्विलिब्रियम होगा, थर्मली भी इक्विलिब्रियम होगा, केमिकली भी इक्विलिब्रियम होगा। और एक होता है फेज चेंज वगैरह जो होता है ना, वो भी फेज चेंज वगैरह भी कांस्टेंट होगा, वो भी इक्विलिब्रियम होगा। तो ये मेन तीन ये रहते हैं, तो ये होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी वर्क स्टार्ट होने में भी टाइम है, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग प्रॉपर्टी। दो टाइप की जनरली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। इसको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दो टाइप की, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का इन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है किससे, मास और साइज से। मास और साइज से इंडिपेंडेंट है, मास और साइज पे ये डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिव टाइप की प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है मास और साइज पे। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया गया कि भाई बताओ एनर्जी क्या है, एनर्जी तो प्रॉपर्टी है या फिर प्रोसेस है, प्रॉपर्टी है या प्रोसेस है। आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी क्या है, प्रोसेस क्या है, पहले प्रॉपर्टी देख ले। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई बताओ एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है। तो कैसे पहचानेंगे, जब ये चीज पता होगा तब तो आप जान पाओगे, क्लियर है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता, फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर। कैसे बताऊं, देखो ये कमरा है, इस पूरे कमरे में हमारा एयर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं 1 है, जनरली 1.013 रहता है, ठीक है। तो इस कमरे में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो तो हमेशा रहेगा। अब इस कमरे को अगर मैं 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दूं, फिर भी तो इसका जो प्रेशर होगा वो 1 atm ही होगा, है ना। तो साइज चेंज किया तो भाई मास साइज चेंज करने से या क्वांटिटी चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी प्रॉपर्टी पे, प्रेशर फिर भी वही है, फिर तो मतलब हुआ प्रेशर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ऐसे ही टेम्परेचर के साथ इस पूरे कमरे का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप इतने पार्ट में बांट दिए तो क्या टेम्परेचर चेंज हो गया हर एक पार्ट का, नहीं ना, वो तो सेम ही है। तो मास और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर। एक्सटेंसिव वॉल्यूम, ठीक है, एंट्रोपी, एनर्जी, ये सब। कैसे वॉल्यूम की बात करें, ये कमरा है, क्लियर है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मान लो पूरे कमरे का वॉल्यूम है V। अगर मैं इसको 4 पार्ट में बांट दूंगा तो चारों का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसका V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा, V4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्पेस है, स्पेस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम पूरा स्पेस पे डिपेंड करता है ना। तो मतलब वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है, मतलब ये मास या साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही एंट्रोपी, ऐसे ही एनर्जी, क्लियर है। तो ये एग्जांपल है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो इस तरीके से आपको समझना है। अगला प्रोसेस, प्रॉपर्टी पढ़ लिया हमने, प्रोसेस पढ़ते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। जैसे अगर मैं बनाया कि ये प्रेशर और वॉल्यूम का अगर मैं साइकिल बना रहा हूं, तो पहले हमने माना कि हमारा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे 1 पे था, जिसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है।
फिर जब वो चेंज होके V2 पे इस पॉइंट पे चला गया पॉइंट 2 पे, तो इसका प्रेशर P2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया। तो ये जो चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट 1 टू स्टेट 2, P1 V1 टू P2 V2, ये जो चेंज हो रहा है इसी को कहते हैं प्रोसेस। दिस इज प्रोसेस। दो टाइप का प्रोसेस होता है, एक तो रिवर्सिबल होता है जो भैया जैसे जाता है वैसे ही वापस आ जाता है। एक भैया हमारे इरिवर्सिबल होते हैं जो कि जाते तो ठीक दूसरे सही ढंग से है, बट आते हैं दूसरे पाथ पे, जाते हैं दूसरे पाथ पे, आते हैं दूसरे पाथ पे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि रिवर्सिबल साइकिल को कहते हैं कि मतलब क्या हुआ रिवर्सिबल साइकिल का, कि सेम पाथ पे रिवर्स करे, जिस पाथ पे जाए उसी पाथ पे अगर वापस आ जा रहा है कोई भी सिस्टम, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस वाला सिस्टम कहेंगे। लेकिन सिर्फ पाथ पे ही डिपेंड नहीं करता। पाथ चलो ठीक है, सेम पाथ पे गया, सेम पाथ पे ही आ गया, ये तो ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी एक चीज और होनी चाहिए कि जो सिस्टम की पैरामीटर्स है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये दो केस अगर आपका कोई सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है तभी रिवर्सिबल कहोगे। सिस्टम पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब P1 V1 पहले भी था और आने के बाद भी वो P2 V2 भरे बदला, बट आने के बाद भी वो P1 V1 ही सेम वैल्यू थी। P1 की प्रेशर जितनी थी वॉल्यूम उतनी ही थी, कोई पैरामीटर चेंजेस नहीं हुए। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं। और इरिवर्सिबल साइकिल क्या है? इन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर गलत हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे हम देखेंगे छोटे से जगह में थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है? थर्मोडायनेमिक साइकिल, अगर कोई भी प्रोसेस किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो, ठीक है, और वो कि कहीं भी जाए, 2 पे जाए, फिर वो 3 पे पॉइंट पे जाए, 4 पे जाए, घूम फिर कर वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, मतलब इस किसी भी सिस्टम की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो, ऐसे सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक साइकिल कहते हैं। क्योंकि थर्मो साइकिल मतलब हमको एक साइकिल कंप्लीट करना है गाइस, ठीक है, वो कोई भी रास्ते से जाए, 1 से 2 पे ऐसे जाए, 2 से 3 पे वो ऐसे करके जाए, 3 से 4 पे ऐसे जाए, पर घूम फिर के वो पॉइंट 1 पे आ जाना चाहिए। तो ऐसे साइकिल जो बनता है, ऐसे साइकिल को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल। मींस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब। अगला है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम इनफिनिटली स्लो प्रोसेस भी कहते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अगर आप फिगर में देखोगे, अगर फास्ट प्रोसेस देखा है तो 1 पे ये 2 पे ये, अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अगर हो रहा है मतलब हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है पैरामीटर्स, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे पैरामीटर चेंज हो रहा है और बहुत स्लो मूव कर रहा है। ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, ठीक है, बस वेट करो, वीडियो को, ये चैप्टर को खत्म हो जाने तो लास्ट में क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। क्लियर है? और प्लेलिस्ट इसका नया बनाऊंगा, एसएससी जेईई आरआरबी जेईई थर्मोडायनेमिक्स करके नया प्लेलिस्ट रेडी करूंगा, उस प्लेलिस्ट को चेक करते रहना। कुछ वीडियोस मैं पहले भी बेसिक लेवल पे भी बना चुका हूं और वो इससे काफी मैच करता है, तो उस प्लेलिस्ट को मैं ऐड कर दूंगा उसमें। क्लियर है? तो मैंने थर्मोडायनेमिक के जो एसएससी जेईई आरआरबी जेईई की काफी पहले मैंने एक सीरीज चालू किया था, मंथली में हर दिन एक नया क्वेश्चन कराता था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैच करते हैं, तो वो को मैं एडिट कर लगा दूंगा प्लेलिस्ट में। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ लिया हमने। उसके बाद पढ़ते हैं जीरोथ लॉ। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं जीरोथ लॉ। अभी बस इसके बाद एक टॉपिक और, उसके बाद डायरेक्ट हम वर्क पे आ जाएंगे। सब वर्क के अंदर है, अभी वर्क की ही सीरीज पढ़ रहे हैं। क्लियर है? जैसे कि बताया था ना स्टार्टिंग में, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे चीजें चेंज हुई, कैसे लोग हीट और वर्क को जाने, पहले हीट और वर्क को, फिर लोगों ने वर्क पे काम करना चालू किया, वर्क को जाना, क्यों ये सब क्यों करने लगे, एफिशिएंसी को चेंज करने के लिए। अगर एफिशिएंसी को उनको जानना है तो हीट और वर्क को पहचानना होगा, तो वर्क को उन्होंने पहचाना। वर्क को जब उन्होंने जान लिया, वर्क क्या होता है, वर्क से हमें कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा एफिशिएंसी पे, फिर वर्क को जानने के बाद फिर वो बंदे हीट पे आए। कैसे हीट पे आए वो भी बताऊंगा, हीट पे आए, और यहीं से शुरुआत होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहीं से शुरुआत होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? तो जीरोथ लॉ कहता है ये है कि अगर बॉडी ए और बॉडी बी, और ये 3 बॉडी है, बॉडी ए बॉडी बी के साथ अगर थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम है, और बॉडी बी जो है वो सी के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी ए जो है बॉडी सी के साथ भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा।
जीरोथ लॉ का कहना है। और जो इसमें बी वाला है ये एज अ टेम्परेचर डिवाइस की तरह काम करता है। तो पहले जब हम हीट और वर्क को जान रहे हैं उससे पहले टेम्परेचर डिवाइस की खोज हो चुकी थी, तभी वो टेम्परेचर नाप लेते थे। ठीक है, डिवाइस की खोज हो चुकी थी। बॉडी को बी को इसमें टच करो, बॉडी सी को इसमें टच करो, दोनों इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। बॉडी बी का जो टेम्परेचर होगा वही इन दोनों का भी टेम्परेचर होगा। क्लियर है? तो ये एक टेम्परेचर डिवाइस की तरह काम करता है बी वाला पार्ट, जीरोथ लॉ। ठीक है, फिर हम आते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल पे। थर्मोडायनेमिक स्केल की बात करें कि क्वेश्चंस में आपको काम आएंगे थर्मोडायनेमिक स्केल। दो स्केल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, केल्विन, सेल्सियस और रैंकाइन। तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। केल्विन का रिलेशन डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, प्लस 273.15 होता है। और रैंकाइन टेम्परेचर की बात किया जाए, रैंकाइन टेम्परेचर की बात किया जाए तो केल्विन के साथ 1.8 केल्विन का रिलेशन होता है। क्लियर है? अगर मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक आप पढ़ने जा रहे हो ना, तो थर्मोडायनेमिक देखो मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक में जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे न्यूमेरिकल वाले, सबसे पहला काम टेम्परेचर को देखते ही केल्विन में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है? टेम्परेचर को थर्मोडायनेमिक से कोई क्वेश्चन आपको दिखा एग्जाम में कि भाई ये लग रहा है कि ये थर्मोडायनेमिक से क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं, तुरंत आपको क्या करना है, जहां जहां सेल्सियस दिखे उसको केल्विन में चेंज कर लो तुरंत। हीट एंड मास ट्रांसफर में आप जाओगे, आरएसी में जब जाओगे तो वहां पे आपको केल्विन में कुछ ही क्वेश्चन में जाना पड़ता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में हम सेल्सियस में ही काम करते हैं। क्लियर है? हम तब बात करेंगे। तो अगर सेल्सियस में वैल्यू दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 से प्लस कर दो। 273.15 ये जनरल है, बट आप 273 से प्लस कर दो, आपका मान लेंगे। अगर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन रैंकाइन फॉर्म में आ रहा है, पूछ रहा है कि रैंकाइन टेम्परेचर बताओ, तो केल्विन में अगर आपके पास टेम्परेचर आया आंसर में, तो उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो रैंकाइन टेम्परेचर स्केल में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अगला टॉपिक हम देखते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक वर्क। अब वर्क की खोज से पहले इतनी सारी चीजें को लोगों को पढ़ना पड़ा, तब वो क्योंकि बना तो लिए थे, टेम्परेचर स्केल की भी पहले ही ये सब बातें हो गई थी, पूरा ढूंढ लिया गया था। क्लियर है कि भाई टेम्परेचर स्केल क्या होता है, सब पहले ही ढूंढ लिया गया था। कुछ टॉपिक जो मैंने वर्क के अंदर आपको पढ़ाया, वो टॉपिक कुछ बात पहले ही ढूंढ लिया गया था। क्लियर है? कुछ टॉपिक वर्क आके आने के बाद हुआ। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताया, ये वर्क के कुछ टॉपिक्स अंदर भी थे और वर्क के बाहर भी कुछ टॉपिक थे, जो पहले ही वर्क से पहले ही वो सब चीजें हमें पता था। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज्ड सिस्टम में वर्क कैसे काम करता है। उससे पहले अगर कोई सिस्टम है, ये अगर कोई सिस्टम है, अगर इस सिस्टम में आप वर्क को दे रहे हो, वर्क को सिस्टम, जनरली सिस्टम हम क्यों बनाते हैं, ताकि उससे हमको वर्क मिले यार, है ना। बट आप सिस्टम को उल्टा वर्क दे रहे हो तो वर्क माइनस में होगा। और सिस्टम अगर वर्क दे रहा है, जो कि हम हमेशा ऐसी ही डिवाइस बनाते हैं कि कोई सिस्टम हमको वर्क दे, इसको हम लोग पॉजिटिव वर्क कहते हैं। क्लियर है? ओके, तो वर्क यहाँ पे एंड होता है। वर्क के बाद हम वर्क में और भी डिटेल चलते हैं। सबसे पहले हम नॉन फ्लो प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। नॉन फ्लो वर्क ट्रांसफर कैसे होता है। क्लियर है? यहां से स्टार्ट होता है वर्क ट्रांसफर। एफिशिएंसी की खोज यहीं से स्टार्ट होता है कि भाई अगर एफिशिएंसी को समझना है तो हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर को समझो। लोग सबसे पहले वर्क ट्रांसफर पे चलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क ट्रांसफर पे चलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको सिस्टम्स पढ़ा दिया है, और आई थिंक मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया है कि नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होता है, नॉन फ्लो में वर्क की ट्रांसफर कैसे होगी, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नॉन फ्लो प्रोसेस, कोई फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब सिस्टम क्लोज्ड है, क्लोज्ड भी बोलते हैं। तो नॉन फ्लो में वर्क ट्रांसफर कैसे होता है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे छह जो जनरल है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं इसमें इसकी एक वर्क नॉन फ्लो प्रोसेस में सबसे पहला हम देखते हैं जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होगा। जनरलाइज्ड इक्वेशन, वर्क का ट्रांसफर में एक जनरल इक्वेशन बनता है कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डीवी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कहां से आया जानना है? चलो स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा सा देख लेते हैं। हम जनरली कहते हैं कि
वर्क डन क्या होता है, फोर्स लगाने पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी भी बॉडी में फोर्स लगाओगे तो उससे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो हमारा वर्क डन होगा, F इंटू डी, है ना। अब फोर्स को अगर आप दूसरे टर्म में देखेंगे, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, क्लास 8 में पढ़े थे, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर और एरिया इंटू क्या था यार, कुछ गड़बड़ है क्या, ओके डी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। प्रेशर एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को मैंने ये लिख दिया। एरिया और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, एरिया और जो चेंजेस हो रहा है, हाइट का चेंज जो भी हो रहा है, ये हो जाता है वॉल्यूम, इसको डीवी लिख सकते हैं। यही तो इसका इंटीग्रेशन कर, एक पॉइंट की बात करें, सिस्टम है, ये प्रोसेस हुआ है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, तो इसकी अगर वर्क डन निकालना है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो कि पॉइंट 2 पे हमारा प्रेशर, पॉइंट 2 और पॉइंट 1 का प्रेशर डिफरेंस कितना है। इसको और अगर डिफाइन किया जाए तो इसको ऐसे भी इंटीग्रल ऑफ P2 माइनस P1 और वॉल्यूम, जो भी ये P V डायग्राम है, इस पे वॉल्यूम बताएगा, ऐसे बनता है ना इक्वेशन dV, ठीक है। तो ये चेंजेस होगा 1 से 2 पे क्या चेंजेस हो रहा है। तो ये एक जनरल इक्वेशन है, अगर आपको किसी भी फिगर का वर्क ट्रांसफर निकालना हो तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। तो गाइस याद रखना, अभी हम जो जनरलाइज्ड इक्वेशन अभी हमने डेवलप किया है कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डीवी, ये अभी हम वर्क ट्रांसफर में ही, जब तक वर्क ट्रांसफर के क्वेश्चंस आएंगे, जब तक वर्क ट्रांसफर की चर्चा होगी, तभी तक ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूला का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आ जाएगा, हम हीट को अच्छे से पहचान लिए होंगे, हम समझ जाएंगे भाई वर्क से तो लेना देना है। अगर हमको एफिशिएंसी की रिलेट कर रहे हैं, एफिशिएंसी का रिलेट कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी वर्क का जो काम है ना, एफिशिएंसी के लिए बढ़ाना है आपको एफिशिएंसी, तो इसमें इस थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग 30% ही सिर्फ रोल है वर्क का, बाकी का जो 70% है ना पूरा हीट ट्रांसफर पे काम करता है। तो ये जो रिलेशन W इज इक्वल टू पी डी वी, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 जो चेंज हो रहा है, ये जनरल इक्वेशन है नॉन फ्लो प्रोसेस वर्क ट्रांसफर के लिए। क्लियर है, हम यहीं तक यूज करेंगे, यहीं तक रिलेशन हम बनाएंगे, आगे जाकर हम थर्मोडायनामिक जो हीट ट्रांसफर से, क्योंकि मेन रोल तो हमारा 70% इसका है, इसको अगर हम अच्छा कर दिए तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो मेन रोल यहाँ के लिए वर्क का एक नया फॉर्मूला आएगा, फिर हम उसको यूज करने लगेंगे। क्लियर है, हम बताएंगे कैसे पहचानना है कि भाई ये कौन सा है। क्लियर है, ओके। तो नॉन फ्लो वर्क ट्रांसफर में जनरलाइज्ड इक्वेशन हमने लिख लिया। सबसे पहला हमने पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसोमेट्रिक, ये मैट्रिक नाम जो है ये वॉल्यूम को दर्शाता है, इसलिए इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो किसी भी प्रोसेस है, कोई भी सिस्टम है, उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वो आइसोमेट्रिक प्रोसेस पे काम कर रहा है। क्लियर है, नो अगर आइसोमेट्रिक पे काम हो रहा है, अगर वो सिस्टम आइसोमेट्रिक है, आइसोमेट्रिक वॉल्यूम मतलब सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है, इन दैट केस वर्क डन आपका क्या होगा, खुद ही देखो। जनरल इक्वेशन क्या है आपके पास, वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी, है ना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो ये हो गया 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, तो ये याद होना चाहिए आपको कि भाई की नॉन फ्लो वर्क ट्रांसफर में, मतलब क्लोज्ड सिस्टम है, सिस्टम क्लोज है, उसमें जो वर्क ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं कि सिस्टम आइसोमेट्रिक है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तुरंत फॉर्मूले पे माइंड जाना चाहिए कि dv इज इक्वल टू 0, वर्क डन इज इक्वल टू 0, वर्क डन 0 हो जाता है। और किसी भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के दे देगा। क्लियर है, और उसमें वही बात होगा कि भाई आइसोमेट्रिकली प्रोसेस जो है आइसोमेट्रिक की तरह काम है। आंसर होगा वर्क डन कितना होगा 0, आप लोगों फॉर्मूला डिराइव करना नहीं, समझना है ये सब चीज को। क्लियर, ओके। आइसोबैरिक, अच्छा इससे पहले हमने पढ़ा था आइसोमेट्रिक पढ़ा था, है ना। आइसोमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इससे वर्क डन जो निकला था हमारा 0 निकला था, यही था ना। इसका अगर आप पीवी डायग्राम देखोगे, पी और वी डायग्राम देखोगे, पूछ देता डायग्राम बना के दे देगा, तो आपको पहचानना होगा कि आइसोमेट्रिक का डायग्राम कौन सा है। तो भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम ये रहा
कांस्टेंट कब होगा, मैं ऐसे बना दूं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, इसको बोलता हूँ कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट वाला लाइन। ठीक है, अगर जनरल इक्वेशन देखोगे तो होता है PdV, ये होता है। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी आप डायग्राम इस इक्वेशन के हेल्प से आपको बनाना है, तो जो भी डायग्राम बनाओगे उसको अगर वर्क निकालना है तो क्या करो, प्रेशर जो भी लाइन बनाओगे उसको dV, डिफरेंशिएट वैल्यू है dV पे आप पूरा का पूरा उसको प्रोजेक्ट कर दो। तो अगर इसको पूरे को मैं प्रोजेक्ट करूं तो एक पॉइंट पे प्रोजेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वर्क डन डायरेक्ट 0 हो गया। क्लियर है, वैसे ही अभी समझ में आ जाएगा। आइसोबैरिक की बात कर, बैरिक बार मतलब प्रेशर का यूनिट होता है बार, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो इसके अगर आप डायग्राम देखोगे, पीवी डायग्राम बनाऊं, प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइन अगर मैं ऐसा बना दूं तो भाई प्रेशर तो चेंज हो रहा है, ये गलत डायग्राम है। क्लियर है, मैं एक ऐसा लाइन खींचूंगा, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। अब देखो प्रेशर कांस्टेंट है, फॉर्मूला होता है P = P.dV, यही होता है ना। dV पे फ्लैश कर दो सारे को, 1 और 2 को अगर मैं प्रोजेक्ट कर दूं V वाले लाइन पे, क्योंकि डिफरेंस फॉर्मूले में dV पे है, इस पे पूरे लाइन कर दूं तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। तो वर्क डन की बात करें तो P2 ये जो है V2, ये है V1, है ना, V2 और V1, इस पॉइंट का V2 वैल्यू, इस पॉइंट की V1 वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ P V2 माइनस V1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा P V2 माइनस V1। क्लियर है, ये इसका वर्क डन निकल, आइसोबैरिक कंडीशन में वर्क डन ऐसे निकलेगा। एक तरीका ये है। क्लियर है, दूसरा तरीका आपको एक और बताता हूं वर्क डन निकालने का। आपने कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन बनाई और सबको क्यों V पे प्रोजेक्ट कर दो, V वाले जो V एक्सिस है उस पे प्रोजेक्ट कर दो नीचे की ओर। प्रोजेक्ट क्यों प्रोजेक्ट किया, क्योंकि फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू PdV, तो dV वाला जो पार्ट है उस पे प्रोजेक्ट कर दो। dV अगर P, अगर ये फॉर्मूला अगर ऐसा होता, वर्क डन इज इक्वल टू VdP, अगर ऐसा होता तो फिर क्या करते, ये फिगर काम आता। कोई जो भी लाइन बनती है उसको V पे P वाले प्रेशर वाले पे प्रोजेक्ट कर दो, इसको यहाँ प्रोजेक्ट कर दो। क्लियर है, ये दोनों का ध्यान रखना। तरीका क्या है वर्क डन निकालने का, भाई ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है, एरिया निकाल दो इसका, इतने का, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितना है, ये P है, ये लेंथ कितना है P इनटू ये कितना है V2 माइनस V1, एरिया निकल गया। इस फिगर का जो प्रोजेक्ट मैंने डीवी पे किया उस फिगर का एरिया निकाल दो, ये एरिया ही हमारा वर्क ट्रांसफर है इस फिगर का। क्लियर है, तो आइसोमेट्रिक और आइसोबैरिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अगला है आइसोथर्मल वर्क ट्रांसफर। थर्मल वर्ड का मतलब होता है टेम्परेचर, और इसलिए इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्लियर है, इसका फिगर बनाया जाए तो कुछ इस तरीके का फिगर बनता है। ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2, ये है P, ये है ओके। तो वीडियो पॉज हो गया था, मेरा ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे थे अपन P और V, ये डायग्राम हमने बनाया था आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट भी थर्मल वाला वर्ड आ रहा है, ये जनरल इक्वेशन है। तो अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो क्या बोला था मैंने, dV है, तो उस लाइन को V के थ्रू प्रोजेक्ट कर दो। मैंने पूरे जो हमने लाइन बनाया उसको V पे प्रोजेक्ट कर दिया, इसकी एरिया निकाल लो, ये एक रेक्टेंगल बन गया, दिस इनटू दिस एरिया निकाल लो। और मैथ्स का अगर आपको याद होगा मैक्सिमम मिनिमम वाला केस, तो आप इसकी एरिया निकाल सकते हो, दोनों एरिया को जब प्लस कर दोगे तो आपका वर्क डन निकल गया इसके लिए। दूसरा केस, चलो एरिया वाले में जो कर्व बन गया, लॉगरिथमिक वाले कर्व बन गए तो दिक्कत हो रहा है, तो वर्क डन हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। PV इज इक्वल टू क्या है, nRT है ना, T कांस्टेंट है तो PV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और PV जब कांस्टेंट हो गया तो V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू C अपॉन V लिख सकते हो, P इज इक्वल टू C अपॉन V पुट कर दो यहाँ पे, वर्क डन कितना हो जाएगा, CVdV, C को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेट कर दो, तो वर्क डन आपका आ जाएगा C ln V2 by V1। यही तो है आपका इक्वेशन, यही याद करना। अब ये C की जगह पे क्या रख सकते हो, C की जगह PV रख सकते हो, तो नया फॉर्मूला बन जाएगा PV ln V2 upon V1।
और आप दो पॉइंट की बात कर रहे हो, पॉइंट 1 पॉइंट 2, यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हम लिख सकते हैं। देयरफॉर वर्क ट्रांसफर क्या हो जाएगा इस फिगर के लिए, वर्क ट्रांसफर हम ये लिख सकते हैं P1 V1 ln L2 V2 upon V1 V2 upon V1 लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं साथ में जोड़कर। कैसे वर्क डन को हम P2 V2 भी लिख सकते हैं, P2 V2 ln V2 upon V1 ये भी लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे कुछ कंडीशन लिखने का तरीका, क्लियर है। और अगर ये वॉल्यूम के टर्म में है, इसको प्रेशर के टर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रेशर के टर्म में। अगर याद करो वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशन बनता है, आगे हम बताएंगे, फिर हम ये चीज को एक बार फिर से वहां पे देखेंगे। तो ये सब चीज आपको याद नहीं करना, ये कंफ्यूज करेगा, क्लियर है। ये फॉर्मूला जो डेरिवेशन मैंने आपको बताया, आपको जरूरत नहीं है इस डेरिवेशन की, क्लियर है। सिंपल सी बात है, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका वर्क ट्रांसफर निकलेगा P1 V1 ln V2 अपॉन V1। बस याद होना चाहिए, इतना याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था आइसोमेट्रिक, जिसमें हमने पढ़ा था वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें वर्क डन निकला हमारे 0, याद होना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। वर्क ट्रांसफर के केस में दूसरा हमने पढ़ा था कि प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, इसमें वर्क डन जो हमने पढ़ा था P V2 V1, ये पढ़ा था हमने वर्क डन, है ना। और तीसरा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा तीसरा, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें क्या पढ़ा वर्क डन निकला हमारा P1 V1 ln V2 upon V1। याद होना चाहिए ये सब चीजें, क्लियर। डेरिवेशन पे नहीं जाना है, इसीलिए मैं बोला मैं डीप में आपको जाकर कंफ्यूज नहीं करूंगा, बोर नहीं करूंगा, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, वीडियो के लास्ट में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो के लास्ट में मतलब ये चैप्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, 2 वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा ये पहला चैप्टर, क्लियर है। फिगर ये बनता है कि बताइए तो क्वेश्चन बनेगा इसमें से आइसोथर्मल का कौन सा फिगर है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सा फिगर है। तो आप तुरंत बोलोगे भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पीवी का रिलेशन अगर है, ये भी पीवी का रिलेशन है, तो आप ये टिक मार दोगे, ऑप्शन सही हो गया। बट इंटरव्यू में मेरे सामने अगर आप आए कभी, मैंने पूछा बताओ डिफरेंस क्या, क्या बताओगे। ध्यान से देखो, हमने बोला कि पीवी कांस्टेंट होगा, बोला था ना पीवी कांस्टेंट, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू nRT, R टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी सी के बराबर हो जाएगा। तो अगर इस फिगर को आप देखोगे तो यहाँ V अगर 0 है तो P क्या जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। V अगर 0 कर दे रहा हो तो P इनफाइनाइट चला जा रहा है, और P को अगर 0 कर दो तो V इनफाइनाइट चला जा रहा है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये इनफाइनाइट जा रहा है, ये इनफाइनाइट जा रहा है। बट इसमें देखोगे ये आकर इस पॉइंट पे टच हो जा रहा है, इस पॉइंट पे टच हो जा रहा है, ये तो 0 हो जा रहा है ना भाई, तो ये फिगर तो किसी चांस से होगा ही नहीं, फिट ही नहीं हो रहा है बाउंड्री कंडीशन अगर मैंने लगाया तो, इसलिए ये फिगर सही होगा। तो क्यों सही होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ऑफ बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। ओके, एडियाबैटिक पढ़ने वाले हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या, आइसोलेटेड प्रोसेस ही है, एडियाबैटिक नाम से जानते हैं हम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है, 0 हो जाता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है 0। तो इसका अगर आप फिगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से फिगर बनता है, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज P V गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका ये फिगर बनता है P और V पे, क्लियर है। तो बस एडियाबैटिक का अगर वर्क ट्रांसफर, इस फिगर का वर्क ट्रांसफर निकालना है, एडियाबैटिक है प्रोसेस, अगर आपका कोई एडियाबैटिक हो रहा है तो उसका अगर वर्क ट्रांसफर निकालना हो तो जनरल इक्वेशन पे जाओ, पहले PdV निकाल दो, PV गामा इज इक्वल टू, आप कांस्टेंट ये पढ़ रहे हो, क्लियर है। तो यहाँ से P की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा CV पावर गामा, ये मिल जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो ये प्रोसेस है, मैं इतना जाना ही नहीं, आपको याद होना चाहिए बस, क्लियर है। तो एडियाबैटिक के केस में जो वर्क डन आपका निकलता है वो निकलता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये जो गामा है इसकी वैल्यू 1.4 होती है गैस के लिए, जनरली नॉर्मल एयर के लिए 1.4 होती है गामा की वैल्यू। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में अगर गामा की वैल्यू अगर दे दे गैस के लिए, गामा की वैल्यू ये होगी, ठीक है। ये गामा क्या है, रेशियो है, गैस रेशियो, Cp अपॉन Cv का रेशियो है गामा।
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा गामा की वैल्यू निकलती है। तो किसी भी गैस की अगर Cp दिया हो, Cv दिया हो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका गामा निकल जाएगा और ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो गामा की वैल्यू, काम खत्म, वर्क डन निकल गया आपका एडियाबैटिक के लिए। क्लियर है? तो ये था एडियाबैटिक केस में वर्क डन निकालने का तरीका। अब लास्ट है पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक में ज्यादा मैं चेंजेस कर देता हूं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को माना जाता है पॉलीट्रॉपिक, और ये लास्ट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कहते हैं कि इसमें हीट चेंज होता है। ठीक है, मतलब जैसा एडियाबैटिक में हम, अब एडियाबैटिक में मैंने Q इज इक्वल टू 0 कर दिया कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जनरली ऐसा तो होता नहीं है ना सिस्टम भाई। अब ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं है जिससे भाई आपने रख दिया हीट गर्म करके पानी और कभी ठंडा हो ही ना, हो गया ना ठंडा धीरे धीरे, वही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट चेंज होता है, बहुत कम मात्रा में होता है लेकिन होता है। और इसके लिए जो इक्वेशन बनकर आता है सेम इक्वेशन बनता है, बस यहाँ वैल्यू आती है n-1। ठीक है, n-1। क्लियर है? तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। तो आपको याद रखना है। अच्छा तो चलिए ठीक है, हम और भी डिटेल में इसमें बात करेंगे। ये जो n है, इस n को हम लोग बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्लियर है? और ये जो वैल्यू होती है गामा और 1 के बीच में होती है। n की वैल्यू जो होती है गामा और 1 के बीच में होती है। ये गामा किस प्रोसेस की बात कर रहा है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा है। आइसोथर्मल कांस्टेंट जो होता है ना PV गामा इज इक्वल टू C आइसोथर्मल वाले प्रोसेस में। क्लियर है? आइसोथर्मल क्यों भाई? आइसोथर्मल तो ये हो जाएगा, सॉरी ये आइसोथर्मल का भी हमने PV गामा वाला पढ़ा था, एडियाबैटिक पढ़ा था हमने एडियाबैटिक केस में। और 1 कब होता है? PV कांस्टेंट कब हो जाता है? सिर्फ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल में पढ़ा था ना। तो n की जो वैल्यू होती है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की गामा और 1 के बीच में होती है, इसलिए कहते हैं कि होता है हीट ट्रांसफर बट थोड़ा कम अमाउंट में होता है। क्लियर है? तो हमने ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, अब देखो ध्यान से क्या क्या हमने देखा, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमने देखा था वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट इसका मतलब क्या हुआ? आइसोमेट्रिक, वॉल्यूम मतलब मैट्रिक वाला प्रोसेस जिसमें हमने वर्क डन निकाला 0 निकला था। दूसरा देखा था हमने कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया आइसोबैरिक, इसमें वर्क डन जो निकला था P V2 माइनस V1 निकला था। तीसरा हमने पढ़ा था टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, इसमें वर्क डन जो निकला था P1 V1 ln V2 बाई V1। चौथा हमने पढ़ा पॉलीट्रॉपिक एडियाबैटिक जिसमें हीट ट्रांसफर 0 है। एडियाबैटिक में वर्क डन जो निकला था हमारा निकला था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। और फिफ्थ का हमने पढ़ा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ा जिसमें हम वर्क डन निकाला P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। क्लियर है? ये सब चीजें पढ़ा जिसका वर्क डन, ये आपको याद होना चाहिए। वर्क ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम की वर्क ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो अलग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, इस सब प्रोसेस के लिए ये सब वर्क डन होता है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? ओके, अब यहीं पे अपन एक चीज बात कर रहे हैं, ग्राफ बात कर लेते हैं। ग्राफ क्वेश्चन में आ जाता है, यहीं पे बनाऊंगा मैं ग्राफ। ये ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट, ये P का ग्राफ है, ये V का ग्राफ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, K की वैल्यू क्या होगी? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो K की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो P की वैल्यू, V की यहाँ पे वॉल्यूम की कांस्टेंट है मतलब बेस, तो K की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। हम इस पावर V की पावर K की बात कर रहे हैं क्योंकि देखो V का पावर K हमने यहाँ पे रख दिया बट K तो इधर है नहीं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब K का पावर हो जाएगा 0। तो ये फिगर बनेगा ऐसा कुछ। क्लियर है? फिर हम प्रेशर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। प्रेशर कांस्टेंट में आप देखोगे, प्रेशर कांस्टेंट का आप देखोगे तो PV
पावर के लिख के कांस्टेंट कर दे, प्रेशर कांस्टेंट है तो के की वैल्यू ये हो जाती है 1, कुछ इस तरीके से बनेगा, इनफाइनाइट जाएगा ना। अब देखो इसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और अच्छे से आप समझो। सबकी में के की वैल्यू एक्चुअल है, यहाँ भी गामा जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबैटिक के लिए पढ़ा था हमने, पॉलीट्रॉपिक के लिए हमने पढ़ा था पीवी पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, पढ़ा था ना। तो हम ये गामा और ये एन जाता रहा है, इसका भी भाई इनका भी कुछ होगा ना, इनका भी कुछ होने वाला है। तो हम क्या करें, सबकी जो इसको हम के मान लेते हैं कि P डॉट वी के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और के को सबके केस में, इस पहले वाले केस में, दूसरे केस में, तीसरे में, मतलब वो आइसोमेट्रिक में, आइसोबैरिक में, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में, पॉलीट्रॉपिक में, सबकी के की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या फिगर बनता है। क्लियर है? तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा, बस शॉर्ट तरीके से आपको बताता है। देखिए सबसे पहले वॉल्यूम कांस्टेंट की बात करें तो पीवी पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये नॉर्मल फॉर्मूला हम कंपेयर करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, 1/k इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/k इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पीवी, वी का क्या हो जाएगा जब इसको ओपन करेंगे, P1/k v इज इक्वल टू C1/k हो जाएगा। इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं आइसोथर्मल आइसोमेट्रिक के प्रोसेस में। तो यहां से अगर आप देखोगे कि जो 1/k है, 1/k की इधर तो है नहीं p, 1/k की वैल्यू हो जाएगी 0 और k की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। क्लियर है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट पे, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट पे k की वैल्यू जो है वो हो जाती है इनफाइनाइट। क्लियर है? फिर प्रेशर कांस्टेंट पे देखते हैं। प्रेशर कांस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0, k की वैल्यू 0। तो pv k इज इक्वल टू c, k की वैल्यू, ठीक है, वॉल्यूम क्या हुआ है बोला, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को अगर कांस्टेंट कर दें तो k की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 0। तो प्रेशर कांस्टेंट की लाइन बनाओ और k की वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर है? उसके बाद ये दोनों हो गया। अगला हम चलते हैं एडियाबैटिक, आइसोथर्मल के केस में चलते हैं। तो आइसोथर्मल के केस में चलेंगे तो आइसोथर्मल में देखो क्या आएगा। आइसोथर्मल कहाँ है, ये है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में Pc इज इक्वल टू Pv k इज इक्वल टू कांस्टेंट, और आइसोथर्मल में Pv कांस्टेंट के इक्वल होता ही है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसके लिए कुछ ऐसा लॉगरिथमिक ग्राफ बनेगा, ये हो जाएगा k के लिए 1। ठीक है? फिर हम करेंगे पॉलीट्रॉपिक के केस में। पॉलीट्रॉपिक के केस में देखोगे क्या, पीवी गामा इज इक्वल टू सी होता है, के की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे गामा, ये हो जाएगा के की वैल्यू गामा, और ये बीच वाला जो फिगर बनता है वो बनता है के का पावर एन। ये जो फिगर मैं बनाया हूं एक्सपेंशन के केस में, बताता हूं क्या इस फिगर का क्या यूज है। इस फिगर का यूज मैं बताऊंगा आपको, तभी आप क्लियर होगे, अदरवाइज कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है? देखो k इज इक्वल टू 0 हमने कब देखा, जब प्रेशर कांस्टेंट था। k की वैल्यू इनफाइनाइट देखी जब वॉल्यूम कांस्टेंट था। k की वैल्यू 1 देखा जब आइसोथर्मल प्रोसेस में। k की वैल्यू गामा देखा कब देखा, एडियाबैटिक में। k की वैल्यू n देखा पॉलीट्रॉपिक में। तो एक बनाया था ना, जो n की वैल्यू होती है वो गामा से और ऐसा रहता है n की वैल्यू गामा और 1 के बीच में होता है। ये ग्राफ वही शो कर रहा है, n की वैल्यू गामा और 1 के बीच में होता है। तो ये एक्सपेंशन के केस में फिगर बनता है। ऐसे ही अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है, गैस अगर कॉम्प्रेस हो रहा है और सारे प्रोसेस की बात करें जाए तो वहां पे कुछ इस तरीके से फिगर बनता है। ठीक है? प्रेशर और वॉल्यूम, k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, k की वैल्यू इनफिनिटी, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए, प्रेशर कांस्टेंट के लिए k की वैल्यू 0 था ना, k की वैल्यू 0। अब क्या करें, तो देखो k 0 जहां था 1 उसके करीब था, क्योंकि यहीं से k 0 स्टार्ट होगा, 1 होगा, फिर 2 3 इनफिनिटी तक ऐसे जाएगा ना। k के बाद हमारा ये लाइन जो है ये k इज इक्वल टू 1 बताएगा और ये k इज इक्वल टू गामा बताएगा, इनके बीच में रहेगा k इज इक्वल टू n की वैल्यू। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन में इस तरीके से k का रिलेशन वाला फिगर बनता है, इसको डिफाइन करने के लिए। तो ये फिगर आपको दोनों को अच्छे से याद रखना है, कब k1 kn kn ये कैसे बना,
फिगर क्वेश्चन में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको ऐसा एक क्वेश्चन जहां पे आपको ये चीज मिलने वाला है। क्लियर है गाइस? तो वर्क डन, मैक्सिमम चीजें हम वर्क डन में कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक लास्ट चीज और हम यहाँ पे वर्क डन में पढ़ने वाले हैं कि भाई नॉन फ्लो वर्क सिस्टम में कि स्लोप कैसा बनेगा। स्लोप की बात किया जाए, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप क्वेश्चन बनता है आपसे कि आपको ऐसा पीवी दे देगा, क्लियर है, और एक इस तरीके से और एक इस तरीके से ग्राफ दे देगा और बोले बताइए कौन सी लाइन आइसोथर्मल की है, कौन सी लाइन आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस की लाइन है। तो आप कैसे बताओगे भाई? बस पीवी इज इक्वल, ये दो लाइन बना दिया, बोला है कि बताओ इसमें, मान लो इस लाइन का नाम दे दिया 1, इस लाइन का लाइन दे दिया 2, तो 1 और 2 में कौन सा आइसोथर्मल का स्लोप है और कौन सा एडियाबैटिक का स्लोप है, कैसे बताओगे? देखो सबसे पहले आइसोथर्मल की बात करते हैं। आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, और पीवी हो जाता है कांस्टेंट के इक्वल। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा? पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू कांस्टेंट और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको उधर करो, पी डीवी इज इक्वल टू वी डीपी, और स्लोप बन रहा है ना ये डीपी और डीवी का स्लोप बन रहा है, तो डीपी अपॉन डीवी, डीपी डीवी, ठीक है। ये प्लस में है, इधर इधर आया तो माइनस में आया, माइनस वी डीपी, तो फॉर्मूला हमारा डीपी डीवी इधर माइनस पी अपॉन वी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आइसोथर्मल का स्लोप क्या बनता है? तो आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है माइनस पी अपॉन वी होता है। क्लियर है? आइसोथर्मल का स्लोप माइनस पी अपॉन वी होता है। और एक मैंने बोला एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के केस में एडियाबैटिक का स्लोप कैसा बनता है? एडियाबैटिक की स्लोप की बात, डीपी अपॉन डीवी की बात करेंगे एडियाबैटिक का, तो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इनको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पी तो रखो, गामा आ जाएगा, वी आ जाएगा, गामा माइनस 1 आ जाएगा, प्लस वी गामा रहेगा और डीपी होगा, और यहाँ पे डीवी होगा इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो डीपी अपॉन डीवी जो आएगा माइनस गामा पी अपॉन वी आ जाएगा। क्लियर है? ये आ गया इक्वेशन। तो अगर ध्यान से देखो, जो आइसोथर्मल का जो स्लोप है और एडियाबैटिक का जो स्लोप है, दोनों में एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो ज्यादा है क्योंकि उसमें गामा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डेवलप करूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डेवलप करूं, तो ये एंगल जो एंगल 1 है वो ज्यादा है, एंगल 2 कम है ना? एंगल 1 ज्यादा है, एंगल 2 कम है। तो जो ज्यादा होगा वो कौन सा होगा? वो एडियाबैटिक होगा, और जो कम होगा वो होगा आइसोथर्मल का स्लोप। ये है पहचानने का तरीका। क्लियर है? तो आपको दोनों का स्लोप जो है याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्लोप आया है हमारा एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का, ये वर्क ट्रांसफर के टॉपिक में आया है। क्लियर है? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का वर्क ट्रांसफर के टॉपिक में हमारा स्लोप निकलता है इस मेथड से। क्लियर है? मेथड याद रखना है, कैसे मेथड जरूरत नहीं कैसे निकला है, स्लोप की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, और ये पहचानने का तरीका आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आइसोमेट्रिक और आइसोमेट्रिक, मतलब आइसोमेट्रिक और आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट वाला है। ये हम जब फर्स्ट थर्मोडायनामिक खत्म कर लेंगे तब आएगा। तो जनरली हीट ट्रांसफर जब होता है तब आइसोबैरिक और आइसोमेट्रिक का स्लोप बनता है, और जब वर्क ट्रांसफर की लोग खोज कर रहे थे तब उनको आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की स्लोप मिली थी। पहचानने का तरीका, दो लाइन बना दूं तो कैसे पहचान लोगे? इस तरीके से। क्यों? ये एंगल ज्यादा है, ये एडियाबैटिक है, क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक में गामा एक्स्ट्रा मल्टीपल हो रहा है तो इसकी स्लोप ज्यादा होगी, इसलिए एडियाबैटिक ये है। क्लियर है? तो ये था हमारा पूरा का पूरा वर्क ट्रांसफर। क्लियर है? एक लास्ट छोटा सा और डिस्कस करेंगे। ये चीज आपको आता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा है। क्लियर है? फिर भी हम यहाँ पे छोटा सा चीज ये डिस्कस करना चाहेंगे। क्या है? देखना ध्यान से। PV इज इक्वल टू NRT। P और T का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली है।
पी और टी का रिलेशन डायरेक्टली है। अगर दो पॉइंट की अगर बात करें, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की बात करें, तो P1 ठीक है अपॉन P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन T2 के। क्लियर है? P और T में डायरेक्टली का रिलेशन है, तो दो पॉइंट का P1 P2 अपॉन T1 T2 हो जाएगा। क्लियर है? और P और V का रिलेशन देखा जाए, P और V का रिलेशन इनवर्सली V इधर चला जाएगा, P और V का रिलेशन इनवर्सली है, तो जाहिर सी बात है P1 P2 जो होगा, दो पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो V2 अपॉन V1 बन के आएगा। P और T का रिलेशन, P और V का रिलेशन, इस तरीके से। ठीक है, एक लास्ट P और T का रिलेशन हमने यहाँ पे देख लिया, और PT का PV का रिलेशन। ठीक है, अब यही चीज अगर एडियाबैटिक के केस में देखें, एडियाबैटिक के केस में देखा जाए तो एडियाबैटिक में PV गामा इज इक्वल टू पावर गामा आकर प्रॉब्लम कर देता है। तो इस केस में जो T2 अपॉन T1 जो आपका निकलता है, वो T और P का 1 है तो 1, 2 है तो 2, तो P2 अपॉन P1 हो जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये हमारा इक्वेशन बन के आता है T और P का। क्लियर है? तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। V के साथ रिलेशन कराओगे तो V वाली वैल्यू पुट करो, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने जो वर्क डन पढ़ा था इसका आइसोथर्मल का P1 V1 ln V2 अपॉन V1, तो अगर ऑप्शन में ऐसे दे देगा कि आइसोथर्मल में 4 वर्क डन दे देगा, ठीक है, उल्टा सीधा देगा कि V1 अपॉन V2 दे देगा, ऐसे घुमा घुमा के दे देगा, और एक उसी में ये होगा ln P1 अपॉन P2, तो आप तो बोलोगे यार V2 अपॉन V1 होता है, ये तो गलत, बाकी सब ऑप्शन गलत दिखेगा, और आखिरी ऑप्शन जो मिला आप देख रहे हो भाई वो भी गलत हो रहा, P1 P2 है, तो गलत नहीं है, सही है। V2 अपॉन V1 का V का रिलेशन देखो P के साथ 1 और 2 का होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है, तो इस 3 के थ्रू। क्लियर है? तो ये हमारा लोगों का यहाँ पे वर्क ट्रांसफर का खेल खत्म होता है। उन्होंने वर्क ट्रांसफर में बहुत काम कर लिया, ज्यादा कुछ वो लोग ढूंढ नहीं पाए, तो फिर उन लोग मूव होते हैं भाई अब हीट के बारे में पढ़ते हैं, हो सकता है हीट के कारण हमें कुछ अच्छी एफिशिएंसी मिल जाएगी, तो लोग अब हीट पे आते हैं, और जैसे हीट पे आते हैं तो उनको मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। वीडियो पसंद आया तो गाइज लाइक जरूर करना है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो भी बताना, मैं कोशिश करूंगा और भी इंप्रूव करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।